नमस्कार, वेलकम टू द वेरियस। मैं अविनाश यादव। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो अपना टाइम जाया नहीं करते हुए फटाफट से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। तो पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वही आपको यूज करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। आपको बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है। उसके अलावा साइन 30, साइन 90, कॉस 30, कॉस 90, मतलब इस टाइप के जो पार्टिकुलर वैल्यूज हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की, वो सब पता होना चाहिए। और आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको पता होना चाहिए। बस इतनी बेसिक जानकारी अगर आपको है तो ये आपको वीडियो समझ में आएगा, आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो ठीक है, अगर इतना आपको आइडिया नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देखें, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से देखें। उसके बाद इस टॉपिक को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बेसिक क्या जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको दो पॉइंट यहाँ पर समझना है। पहला क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या समझना है आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है पहले समझना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऊंचाई पर है, हमको इसको देखना है नीचे से। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को जो हम देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारी आंख कुछ एंगल बना रही होती है। हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ हमारी आंख जितना एंगल बना रही होती है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बात और आती है, दूसरी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम किसी नीचे से, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपका नीचे उपस्थित है और हम ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तब हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और आंख के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको देखिए, ये वाला लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको कट करेगी तो ये वाला एंगल जितना होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हमेशा आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन लगा देना है। क्यों लगा देना है मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमेशा होता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल, सभी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं, और पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, इसलिए जितना ये होगा उतना ये होगा। इसका मतलब जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा हर एक केस में। तो फटाफट यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से आपको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमको लेना है, ये पहला क्वेश्चन आपको लेना है। फटाफट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल बिटवीन द आईज एंड हॉरिजॉन्टल। आपकी आंख और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कब बनता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि ऊपर है हमारे यहाँ। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन तब फॉर्म होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल और हमारी आई के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर है, एक टावर है, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को देखते हुए बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? एंगल ऑफ एक्वेशन आपको 30 गिवन है। कहां से? कोई ग्राउंड पर पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर, ये टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दूसरी बात क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है? दूसरी बात ये क्वेश्चन में गिवन है कि which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ग्राउंड पर वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे पर, 30 मीटर दूरी पर है, जिसका डिस्टेंस फुट से कितना है? 30 मीटर है। आपको टावर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या बताना है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में टावर की हाइट बतानी है। हमको क्या करना है? देखो हमको क्या करना है बेटा, ये अगर थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है हाइपोटेनस। ये आपको पता है बात। 90 डिग्री के सामने का साइड हो गया हाइपोटेनस, थीटा के सामने की साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, बची हुई साइड हो गया बेस। आपको निकालना हाइट है और पता आपको बेस है और एंगल पता है, तो आपको कौन सा ऐसे रेशियो लगाना है जिसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता होता है। तो मुझे पता है सबको पता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा आपको पता है, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री
इसको टू परपेंडिकुलर कितना है ये h अपॉन बेस कितना है 30 डिग्री। अच्छा tan 30 की सबसे पहले पता है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h/30। अब h की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं h इसको हो जाएगा 30/√3। अब देखिए नीचे √3 आ गया। मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है उसको हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, रेशनलाइज करने के लिए इस टाइप के रेशनलाइजेशन में आपको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। √3 से जैसे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 30√3 अपॉन √3 × √3 क्या हो जाएगा 3h इक्वल टू, अब 3 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10√3 मीटर। आपके टावर की हाइट क्या आ गई 10√3 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर और h की क्या है हाइट ऑफ द टावर। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि टावर की हाइट कितनी है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मैंने tan लगा दिया। tan क्यों लगाया, tan इसलिए लगा दिया क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो निकालना था, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर निकालना था, बेस गिवन था और थीटा गिवन था। तो आपको सिंपली कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा, वही रेशियो यूज करना है जिससे आपका काम बन जाए। तो हम फालतू के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने tan थीटा ले लिया। tan थीटा में आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर मेरा टावर हो गया और बेस हो गया 30। आपने फटाफट से आपने लगाया tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3। आपको ये सब पता है तो सॉल्व कर लिया मैंने। h की वैल्यू मेरी आ गई 10√3 मीटर। आप फटाफट से क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करेंगे या फिर आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट से नोट कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है। फटाफट से आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड। क्या होता है क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्री है, एक पेड़ है जो हवा की वजह से गिर गया। ये मान लो पूरा पेड़ यहाँ तक था, ऐसे पेड़ था यहाँ तक, ये पूरा ऊपर तक हिस्सा था। ये क्या हुआ, आधी आया और टूट करके गिर गया। जब टूट करके गिर गया तो ये वाला पार्ट, ऊपर से टूटा पार्ट तो जमीन से आकर के टिक गया। जो जमीन से आकर के टिका तो ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ये आपका जो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे टकरा कर गिर गया, जो ग्राउंड से टच करा उसका एंगल ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल बना दिया। विद डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री so that the point where the top touches the ground is 8 मीटर। और क्या बता दिया, और ये बता दिया जो पॉइंट ग्राउंड पर टच कर रहा है उसका डिस्टेंस जो ट्री है उसके फुट से कितने मीटर है 8 मीटर डिस्टेंस है। तो आपको फाइंड करके बताना है इस पूरा, आपको फाइंड करके बताना है ये पूरा टोटल ट्री की हाइट कितनी है। ये पूरे टोटल ट्री की हाइट होगी तो हमने सबसे पहले क्या अज्यूम कर लिया, हमने सबसे पहले ये अज्यूम कर लिया कि जो इधर अभी स्टैंडिंग पार्ट है, जो अभी भी ट्री खड़ा हुआ है उसका हाइट h है। और ये वाला मैंने हाइपोटेनस इसको क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, इसको मैंने x अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम कर लिया मैंने, x अज्यूम कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि पूरा टोटल हाइट आप बताइए। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ये पेड़ पूरा खड़ा रहा होगा तो ये हाइट दोनों हाइट मिल करके वो पूरा टोटल पेड़ की हाइट नहीं होगी ना। तो ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले अब देखो यहाँ पर 8 गिवन है, ये बेस गिवन है, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने की साइड जो हाइपोटेनस होती है आपको पता है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अच्छा मैं अगर tan थीटा लगाना चाहूँ, tan थीटा लगा दूं इसमें, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले इसको निकाल लेते हैं फिर इसको निकालेंगे। आप चाहे इसको पहले निकाल करके फिर इसको निकाल करके आपको अल्टीमेटली दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ये प्लस ये मिलकर के ही पूरा यानी h प्लस x ही पूरा टोटल ट्री की हाइट है। तो x वाली जो हाइट है वो बेंड होकर के नीचे चिपक गई है और h जो है वो अभी स्टैंडिंग पोजीशन में है। h अभी क्या है, h अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो tan थीटा इक्वल टू p बाय लगाना आपको, tan थीटा इक्वल टू p क्या है परपेंडिकुलर कितना है h हमने एज्यूम करके रखा है। अच्छा बेस कितना है, बेस 8 मीटर है। tan थीटा 30 लगाना पड़ेगा हमको। tan अगर मैं बात करूं तो मैं लगा सकता हूं उसमें tan 30 इक्वल टू h by 8। अच्छा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 8। यहां से मुझे निकल कर क्या आ जाएगा h इक्वल टू 8/√3। ऐसे को आप ऐसे लिख सकते हैं 8√3/। चलिए 8/√3 लिखते हैं, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है हमको, अब हमको x निकालना है क्योंकि टोटल ट्री की हाइट निकालना है। x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो इसमें कोई सा भी रेशियो ले सकते हैं। आपको ये भी पता चल गया है और इसको निकालना है तो आप साइन भी ले सकते हैं। आपको ये पता है यानी आपको बेस पता और हाइपोटेनस पता है, आप कॉस भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ले सकते हैं। मैं साइन ले लेता हूं।
sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर क्या है, h है, h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मैं लगा देता हूँ, क्या लगाना पड़ेगा, sin 30। sin 30 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की हाइट आपने निकाल लिया h, h है 8/√3, h/8/√3 अपॉन, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको फाइंड करना, हाइपोटेनस है x। आपको यहाँ पर पता है sin 30 की जो वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 8/√3 x हो जाएगा, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो x को मैं इधर भेज देता हूँ, तो मैं x को अगर इधर भेज दूंगा तो x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2/√3, तो मिला करके क्या हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16/√3। इसकी वैल्यू आ गई आपको 16/√3, और इसकी वैल्यू h की वैल्यू आई हुई है 8/√3। मैंने आपको बताया टोटल ट्री की हाइट निकालना है, तो टोटल ट्री की हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री h + x होगा, क्योंकि ये जो पहले पूरा इधर था ये भी पूरा खड़ा हुआ था, अभी गिर गया लिमिट पर, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा मिलकर के पूरा पेड़ है, तो इसमें h + x करना पड़ेगा। h की वैल्यू कितनी है आपको, h की वैल्यू है 8/√3 और x की वैल्यू है आपका 16/√3, मिलकर के कितना हो जाएगा, 24/√3, 24/√3 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दो इसे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो देखने को मिलेगा, आपका आंसर यहाँ पर देखने को जो मिलेगा, आपका आंसर देखने को मिलेगा 24√3/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिलाकर के आ जाएगा 8√3 मीटर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया आपका, 8√3 मीटर। आपका आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर। आपको यहाँ तक बात क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, बस टोटल हाइट पूछा था, तो टोटल हाइट करने के लिए आपको क्या है, जो हाइपोटेनस है वो गिरा हुआ पार्ट है और जो पूरा परपेंडिकुलर है वो अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो टोटल की अगर बात करें तो ये जो आपका हाइपोटेनस प्लस ये आपका परपेंडिकुलर ऐड करना पड़ेगा, वहां से आपको टोटल हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगी। फटाफट से इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे आप, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लेकर के चलते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी तो वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद जो है हाँ तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, as observed from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. क्वेश्चन को समझेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अपने आप से समझिएगा, वीडियो रोक करके ट्राई करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा। सबसे इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे, अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद करिए। चलिए ठीक है, हम बनाते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलिए एंड देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है यहाँ पर, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 75 मीटर। हाइट कितनी है, 75 मीटर। ये लाइट हाउस है, हाइट है। The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी कोई किसी ऊंचाई से आप किसी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी उतना ही होता है जितना कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इसका मतलब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह पर एंगल ऑफ एलिवेशन लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप एंगल लिखेंगे तो एंगल जो होता है, छोटा एंगल डिस्टेंस पर होता है। इसका मतलब आप इससे जितना आप लाइट हाउस के जितना करीब जाते जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। इतनी बात क्लियर है? इसमें क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया था, लेकिन मैं एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है। ये आपको ये बात पता है, क्वाड्रेटिक इंटीरियर एंगल्स सेम होते हैं, तो वही जैसे इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये हमेशा अगर आपको नहीं पता चला तो आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा लिखेंगे। अब आपको इसमें बताना है, आपको बताना है कि इन दोनों के बीच फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये पहला वाला शिप है, आपको मान लीजिए ए है, ये दूसरा शिप है बी है,
ये पॉइंट सी हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया। तो आपको डिस्टेंस बताना है किसके, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना। आप इसको x मान लीजिए, आप इसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, आप इसको x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x, दोनों सीट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए, आपको खेल समझना है क्या करना होता है। ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने का जो साइड है वो हाइपोटेनस हो गया। आपको किसमें निकालना, आपको निकालना बेस है और गिवन है हाइट। तो आपको हमेशा क्या लेना है यहाँ पर, जब आपको बेस यानी परपेंडिकुलर और हाइट के बीच का रिलेशन निकालना हो तो आपको सीधा सीधा tan या फिर cot लेना है। तो हम ले रहे हैं tan। तो मैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD, इन द ट्रायंगल BCD, इन द ट्रायंगल BCD, आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल BCD में मैं देखूं कि tan 45 अगर मैं लेना चाहूं तो tan 45 इसको क्या हो जाएगा, 75 बाई BC, क्या हो जाएगा 75 बाई BC। BC ये वाली हाइट है बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan थीटा। tan 45 इसको क्या हो जाएगा 75 बाई BC, जहां 75 आपका हाइट है और BC आपका बेस है। यहां तक कोई दिक्कत आपको, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 75 अपॉन BC, 75 अपॉन BC इक्वल टू 1, इसका मतलब BC इक्वल टू कितना आ गया, BC इक्वल टू आ गया 75 मीटर। BC इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर। अब BC इक्वल टू 75 मीटर आ गया तो आप बड़े वाले ट्रायंगल में आप ABC इन द ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC ये फिर से अगर देखना शुरू करते हैं, मैं एनालिसिस में ADC में अगर मैं ADC में मैं एनालिसिस करना शुरू करता हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एनालिसिस करना शुरू करता हूं, तो मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना ये है और गिवन है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लेगा tan। मैं अगर tan 30 लेना चाहूँ तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा 75, लेकिन अब बेस बदल गया। बेस अब क्या हो गया, पूरा AC हो गया। AC का मतलब है BC प्लस x, पूरा AC हो जाएगा। AC और AC का मतलब क्या है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा 75 बाई AC। AC का मतलब है BC प्लस AB, BC कितना हो गया आपका 75 प्लस x माइनस वैल्यू करके रखा है। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, इसका इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 प्लस x इक्वल टू 75 इनटू √3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपको आंसर क्या मिलेगा 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 73 कॉमन हो गया तो √3 माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 1 मीटर। क्या पता चला x क्या है, x मेरा यहाँ पर, x मेरा यही है डिस्टेंस बिटवीन टू शीट्स, यही ना डिस्टेंस बिटवीन टू शीट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शीट्स हमने क्या निकाल लिया, x और x की वैल्यू कितनी है 75√3 माइनस 1। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद 75 से मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। अगर नहीं गिवन है तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.732 दे देती है, जब 1.732 को आपको वैल्यू दे देगी उस केस में आपको रूट की वैल्यू रखना है, 1 की उसमें से 1 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपको कर देना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, बस आप अगर डायग्राम बनाना सीख गए हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए हैं तो आपके लिए इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है तो आप इस टॉपिक को आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से आप समझेंगे क्वेश्चन को, पढ़ करके डायग्राम बना लेंगे, जैसे ही डायग्राम आप बना लेंगे ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, which is approaching to the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रेट हाईवे है, ये स्ट्रेट हाईवे होगा, मान लीजिए ये क्या हो गया स्ट्रेट हाईवे हो गया। स्ट्रेट हाईवे एक एंड पर आपका क्या है टावर, ये टावर हो गया। अब कह रहा है कि टावर से कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है कार को, किसको देख रहा है, कार को। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कहाँ पर आपको कोई व्यक्ति है, या मान लीजिए आपका ये हो गया, ये हो गया आपका टावर, ये हो गया आपका हाईवे, ये हो गया टावर। यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, इसको देखता है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा, मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे आ रही वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल
हमारे हाथ के बीच में बनता है, कब बनता है? जब हम किसी नीचे ऊपर को ऊपर से देखते हैं तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन बनता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन जितना होता है उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है। तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर ऑफ द कार। और यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से देख रहा है कार को दिख रहा है, पहले कार को देखता है, फिर थोड़ी दो केसेस में कार को देखता है। पहले केस में जब कार को देखता है क्या देखता है, इधर देखिए, जब पहले देखता है तो पता चलता है कि एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री है। थोड़ी देर बाद देखता है कि कार का एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना हो जाता है, 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 60 डिग्री हो जाता है। कैसे पता चला 60 डिग्री हो जाएगा, क्वेश्चन में बता दिया है कि 60 डिग्री है। और दूसरी बात है कि जैसे जब, और आपको ये बात पता है कि जब एंगल बढ़ता है इसका मतलब वो फुट की तरफ कार आ रही होगी, किसकी तरफ आ रही होगी, फुट की तरफ आ रही होगी। अच्छा, इसमें बता दिया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा है, 6 सेकंड लगा है। कितना टाइम लगा है, 6 सेकंड टाइम लगा है। तो आपको बताना है कि ये जो कार है अब यहाँ से यहाँ तक, इसके फुट तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक कितने टाइम में पहुंच जाएगी, मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया हाइट ऑफ द टावर कितना है, हाइट ऑफ द टावर मैंने एज्यूम कर लिया कि h है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में आपने कहीं देखा कि किसी भी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको टाइम को रिलेट किया, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत नहीं होता तो शुरुआती डेफिनेशन क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री इज द रेशियो बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो एंगल और साइड के जो लेंथ होती है उसके बीच का रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर टाइम आ गया, फिर टाइम को सबसे पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड, या फिर स्पीड इनटू टाइम कह सकते हैं। आप देख लीजिए, लिखा हुआ क्वेश्चन में विद यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हुआ। मान लीजिए आप अज्यूम कर लीजिए कोई यूनिफॉर्म स्पीड कितनी हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड जो जिस स्पीड के साथ कार चल रही है उस स्पीड को मैंने अज्यूम कर लिया, वो कितना है, x मीटर पर सेकंड। क्यों मीटर पर सेकंड लिया है, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए आसानी होगा। यूनिफॉर्म स्पीड कितना होगा, x मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाता है, टाइम इनटू स्पीड। तो मुझे पता चल गया 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब AB जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, x इनटू टाइम हो गया 6। मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ, मान लो कि t टाइम में बिंदु x पहुंच जाएगा, तो AB इक्वल टू कितना आ गया, AB इक्वल टू आ गया 6 मीटर, 6x मीटर। मैं मान लेता हूँ कि B से C तक पहुंचने में t टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इनटू x। टाइम मैंने t ले लिया और स्पीड है x, तो टोटल क्या हो जाएगा, tx मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप देखेंगे। आगे देखेंगे क्या करना है। अब बस आपको करना क्या है, आपको लेना है ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, आपको यह चौथी के बीच रिलेशन चाहिए, यूज कर लीजिए। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल ये वाला यूज करते हैं। इस पॉइंट को मान लीजिए नाम दे दिया हमने, तो पहले हम सबसे पहले ट्रायंगल यूज करेंगे इन द ट्रायंगल BDC। द ट्रायंगल BDC में अगर आप देखना शुरू करते हैं तो BDC जो ट्रायंगल है उसमें ये हो गया थीटा के सामने की साइड हो गई परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपने मैंने h एज्यूम किया हुआ जो कि टावर की हाइट भी है। तो यहाँ पर tan 60 इक्वल टू लेना पड़ेगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा tan 60 इक्वल टू h अपॉन tx, h अपॉन tx हो गया। BC की लेंथ कितनी है, tx, इसलिए मैंने BC की जगह पर लिख दिया tx। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू h बाई tx हो जाएगा। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा tx √3, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, tx √3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप यूज कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू √3 tx। बस इसको इस तरह लिखिए, h की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब आगे आते हैं सेकंड वाले में, यानी ADC में हम लगाते हैं। इस ट्रायंगल ADC में मैं अगर एनालिसिस करना शुरू करूँ तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, tan 30 लगा देंगे। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 6x प्लस tx। क्योंकि बेस पूरा हो गया AC का मतलब है BC प्लस AB, और AB का लेंथ है 6x और BC का लेंथ है tx। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, 6x प्लस tx हो जाएगा। तो tan 30 वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, 1/√3 h अपॉन 6x प्लस tx, 6x प्लस tx। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 6x प्लस tx इक्वल टू क्या आ जाएगा, h√3। 6x प्लस tx इक्वल टू क्या आ जाएगा, h√3। h की वैल्यू अभी मैंने निकाला है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दिया हुआ था। h की वैल्यू आई है √3 × tx, h की वैल्यू कितनी है, √3 × tx। यहाँ पर प्रूव कर देंगे।
6x प्लस px इक्वल टू h√3। अच्छा h की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू कितना है √3px, √3 into px into √3। अच्छा 6x, इसमें x कॉमन हो सकता है तो मैं x कॉमन ले लूँ, 6 प्लस t बच जाएगा इधर, और इधर √3 to √3 क्या हो जाएगा 3 into t into x। अब x से x कैंसिल हो गया, 6 प्लस t इक्वल टू क्या आ जाएगा 3t। अगर मैं इस t को उस तरफ भेज दूँ तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t माइनस t, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t माइनस t, तो 3t में से t जाएगा तो 2t आ जाएगा, 2t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू क्या आ गया आपका, t इक्वल टू आपका आ गया 3 सेकंड, इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकंड। इसका मतलब पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में कार को 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि टोटल ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तो 6 प्लस 3 हो जाता 9 सेकंड हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा है उस पॉइंट से, इस पॉइंट से पॉइंट बी से जहां पर एंगल आपके डिप्रेशन 60 डिग्री था, उस पॉइंट से लेकर के जो टावर है आपका उसके फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो टी मैंने निकाल लिया था, उसको मैंने टी एज्यूम किया था, तो टी की वैल्यू डिवाइड हो जाती है 3 सेकंड। इसका मतलब कार को बी से सी पहुंचने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। इतनी बात क्लियर आपको? होपफुली आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा डिस्कशन रहा होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप किस टॉपिक पर किस और आगे आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।